हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम भारत के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों की एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम भारत के राज्य चिन्ह की चर्चा करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्हों से हम राज्य चिन्ह कहते हैं, यहाँ पर उसकी पिक्चर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। हमने भारत ने इसे राज्य चिन्ह के रूप में कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। यह चिन्ह सारनाथ यानी वाराणसी में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 70 फुट ऊंचे सिंह स्तंभ की ऊपरी भाग का नमूना है। जो सारनाथ है यानी वाराणसी है, वहां पर सम्राट अशोक ने एक सिंह स्तंभ बनाया हुआ है और यह उसका ऊपरी भाग है, ये उसका नमूना है। और ये हमारा राज्य चिन्ह बन चुका है। यह एक पत्थर पर बना हुआ है। जो हमारा ये राज्य चिन्ह है, यह एक पत्थर पर बना हुआ। कहाँ बना हुआ है? ये वाराणसी में। यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारा पहला तो यही कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। उसके बाद ये आ सकता है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह यानी राज्य चिन्ह कब अपनाया गया। तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? यह सारनाथ वाराणसी में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 70 फुट ऊंचे सिंह स्तंभ का नमूना है, के ऊपरी भाग का नमूना है। तो यहाँ पर आपका ये उत्तर आएगा। उसके बाद यह एक पत्थर पर बना हुआ है। इसके ऊपरी भाग में 4 शेर हैं। इसके वैसे तो ये 4 शेर हैं, लेकिन अगर आप कहीं से भी देखोगे तो 3 ही दिखेंगे आपको। ये एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं। चाहे तो आप देख के भी आ सकते हैं। यहाँ पर वैसे तो 4 शेर हैं, लेकिन अगर आप कहीं से भी देखते हैं तो ये केवल 3 ही दिखाई देते हैं। स्तंभ के शीर्ष भाग पर एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक बैल और एक शेर बने हुए हैं। हाथी और शेर हमारे बल के प्रतीक है, शक्ति के प्रतीक है। घोड़ा उमंग और शौर्य का प्रतीक है। बैल धैर्य और मेहनत का प्रतीक है। और प्रत्येक मूर्ति के बीच में एक चक्र बना हुआ है। जो ये मैं आपको एक बार बनाकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर एक हर उसके बीच में एक चक्र बना हुआ है और जिसमें यहाँ इस प्रकार से ये 24 तीलियां हैं। ऐसे कर करके ये 24 तीलियां हैं, जिसमें ऐसा एक चक्र हर के बीच में बना हुआ है। मतलब हर 2 मूर्तियों के बीच में, जैसे पहले घोड़ा, उसके बाद एक चक्र, उसके बाद बैल, उसके बाद एक चक्र, उसके बाद हाथी, उसके बाद एक चक्र, उसके बाद शेर और फिर एक चक्र। तो हर मूर्ति के बाद एक चक्र बना हुआ है। यह चक्र धर्म चक्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसे हम अशोक चक्र भी कहते हैं। यह आपके झंडे में भी बना होता है बीच में। इसमें 24 तीलियां हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें 24 तीलियां हैं और ये इस प्रकार से बनी हुई है। मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यह चक्र प्रगति तथा 24 घंटे मेहनत करने का प्रतीक है। यानी हमें दिन रात मेहनत करते रहनी चाहिए। राज्य चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है सत्यमेव जयते। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा होता है सत्यमेव जयते, अर्थात सच की ही विजय, तो सच की ही जीत होती है। इसका अर्थ ये है। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अभी यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हम अपनी वीडियो में आपको बारीकियां बताते हैं, ताकि अगर आपसे कोई बिल्कुल बारीकी से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप गलत ना करें। तो हमारी वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपके सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएं और आप कभी भी कुछ भी करने में कोई दिक्कत न आए। तो इसमें देखिए, तो यहाँ पर कौन सी लिपि में है? यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी लिपि में है, क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हमारे राज्य चिन्ह के नीचे क्या लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। वह किस लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसका अर्थ क्या है? सच की ही जीत होती है। और इसे कहाँ से लिया गया है? इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर आ सकता है कि शीर्ष भाग में
क्या बना हुआ है, किस किस की मूर्तियां बनी हुई हैं। तो आप बता देंगे एक हाथी की, एक घोड़े की, एक बैल की और एक शेर की मूर्तियां बनी हुई हैं। प्रत्येक मूर्ति के बीच में एक चक्र बना हुआ है जिसे हम धर्म चक्र कहते हैं, इसे हम अशोका चक्र भी कह सकते हैं। तो आप ये सब बातें बता देंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये धर्म चक्र है जो इन मूर्तियों के बीच में बना होता है, ये इसका बनाने का उद्देश्य क्या है। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं यह हमें प्रगति करने और 24 घंटे मेहनत करने की शिक्षा देता है। आप यहाँ पर ये बता सकते हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि कितने शेर बने हुए हैं। ये क्वेश्चन तो आप बच्चे काफी बच्चे गलत करते हैं। यहाँ पर 4 शेर बने हुए लेकिन बच्चे 3 लिख देते हैं। असल में यहाँ पर 4 है लेकिन हमें दिखते 3 है, वैसे तो 4 है ना। और यहाँ पर ये जब हम ड्रॉ करते हैं इसे राज चिन्ह को, तो हमेशा हमें एक भाग पर घोड़ा और दूसरे भाग पर बैल ही दिखते हैं। हाथी और शेर दूसरे भाग पर होते हैं। डाक टिकटों, नोटों, सिक्कों, सरकारी मोहरों तथा राजकीय पत्रों आदि पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपने नोट तो डाक टिकटें आपने देखी होंगी शायद, उनके ऊपर भी इसका प्रयोग किया जाता है। नोटों पर, नोट तो सभी ने देखे होंगे क्योंकि नोट तो सभी प्रयोग भी करते हैं। तो नोटों पर भी आप देखेंगे तो इसका चित्र बना होता है। सिक्कों पर भी बना होता है। सिक्के आपने देखे होंगे, जैसे उनके पीछे बना होता है, हर सिक्के के पीछे ये बना होता है। एक साइड तो लिखा होता है कि ये 1 रुपए का सिक्का है और दूसरी साइड पे इसका चिन्ह बना होता है, राज चिन्ह का, इसका चित्र बना होता है। सरकारी मोहरों तथा राजकीय पत्रों, सरकारी मोहरों पर भी इसका जो चित्र है वो बना होता है। और राजकीय पत्रों यानी कि राजा द्वारा दिए गए पत्र। अब तो राजा नहीं है लेकिन अब प्रधानमंत्री या कोई और जैसे मंत्री कोई होता है तो उनके जो पत्र होते हैं उन पर भी ये चिन्ह बना होता है। तो ये इसकी अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। हमने हमारे राष्ट्रीय चिन्ह यानी राज चिन्ह के बारे में चर्चा की थी। चलिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा, नेशनल फ्लैग के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। ये तिरंगा इसका नाम क्यों रखा गया है, यह आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है। यह इसलिए क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे पहले केसरिया, उसके बाद सफेद, उसके बाद हरा। और ये तीनों रंग बिल्कुल सेम अनुपात में होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, बिल्कुल बराबर ये तीनों रंग होते हैं। इसके बीच में एक चक्र बना हुआ है, नीले रंग का चक्र बना हुआ है, इसे हम अशोक चक्र कहते हैं। इसके अंदर 24 तीलियां हैं जो हमारे 24 घंटे दिन रात मेहनत करने की प्रेरणा देती हैं। तो ये जो चक्र है ये राज चिन्ह में से लिया गया है। जो अशोका स्तंभ है, जो अशोका ने वाराणसी में सिंह स्तंभ बनाया हुआ है, उसके ऊपर जो चक्र बना हुआ है, जो शीर्ष है, जो हमारा राज चिन्ह का शीर्ष है उस स्तंभ का, वहां पर आपको चक्र मिलेंगे। ये मैंने आपको बताया था, हर मूर्ति के बाद एक एक चक्र होता है, हर 2 मूर्ति के बीच में एक चक्र है और उसे हम धर्म चक्र कहते हैं। और वही चक्र अब यहाँ पर ये बनाया गया है। और उसके बाद जो ये हमारा झंडा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा 3:2 रहता है। यह ध्वज स्वतंत्रता संग्राम में हमारे संघर्ष का प्रतीक है। स्वतंत्रता से पहले इसके बीच में चरखा था। जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, तब हमारे झंडे के बीच में चरखा बना हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर चरखा हटाकर ये अशोक चक्र बना दिया गया है। और ये हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो हमने संघर्ष किया और जो हमने उससे अंग्रेज शासन से जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त की, ये हमें उसकी प्रेरणा देता है, यह हमें वही याद दिलाता है। केसरिया रंग हमें त्याग व बलिदान का प्रतीक है। यह हमें जो उस समय के जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना त्याग, अपने जीवन बलिदान किया, त्याग किया, उन सब स्वतंत्रता सेनानियों की हमें याद दिलाता है। इसलिए यहाँ पर केसरिया रंग बनाया गया है।
सफेद रंग सच्चाई, सादगी व शांति का प्रतीक है। जो सफेद रंग है वह सच्चाई का, कि हमें सदा सच बोलना चाहिए, सादगी का, हमें सादा जीवन उच्च विचार अपनाना चाहिए, तथा शांति का प्रतीक है कि हमें शांति रखनी चाहिए, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये इस सब का प्रतीक है। और इसके बीच में जो चक्र बना हुआ है वह मैं आपको बता चुकी हूँ, वह 24 घंटों का प्रतीक है कि हमें 24 घंटे यानी दिन रात मेहनत करते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, तथा हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठोर से कठोर परिश्रम करना चाहिए। हरा रंग हमारे देश की हरियाली व खुशहाली का प्रतीक है। जो इसके नीचे हरा रंग बना हुआ है, ये हमारे देश में हरियाली, कि हमारे देश में तरह तरह के अनाज उगते हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, ये उस हरियाली का प्रतीक है। और खुशहाली, कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सभी त्योहार मनाते हैं। जैसे दिवाली पर सभी आपके जो दूर के रिश्तेदार होते हैं वो आपके घर आते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, तोहफे लाते हैं, तो ये सब खुशहाली है। तो ये हमारा जो हरा रंग है, ये हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता ने। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा ये जो है प्रस्तुत किया गया? ये हंसा मेहता द्वारा प्रस्तुत किया गया। और हमने इसे कब अपनाया? ये 22 जुलाई 1947 को हमने इसे अपनाया था। भारत की संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। अब राष्ट्रीय शोक यानी जब राष्ट्र में कोई भी दुर्घटना होती है, तब जो हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज है इसे झुका दिया जाता है। राष्ट्रीय शोक से क्या मतलब है? जब किसी का निधन हो जाता, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या हमारे उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है, तो उसे हम राष्ट्र शोक कहते हैं। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति का अगर निधन हो जाता है तो वो भी राष्ट्रीय शोक में आता है। तो जब हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है, तब जो हमारे झंडे को 12 दिन के लिए झुकाया जाता है। लेकिन जब पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन होता है, तो हमारे तिरंगे झंडे को 7 दिन के लिए झुका दिया जाता है। ये झंडा 26 जनवरी तथा 15 अगस्त को भी फहराया जाता है। आपने शायद कार्यक्रम आप टीवी पर देखते होंगे, दिल्ली में इसके कार्यक्रम चलते रहते हैं। 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को भी इसे फहराया जाता है झंडे को। राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुआ। इसका पहली बार प्रदर्शन कब हुआ? ये कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को इसका पहली मध्य रात्रि में, यानी मध्य रात्रि में इसका प्रदर्शन हुआ था। जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है वही हमारी आन व शान है, हमें सदा इसका आदर करना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार सबको है। कोई भी राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम हैं। वे क्या हैं? राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय हमेशा जो केसरिया रंग है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। सबसे ऊपर हमारा केसरिया रंग ही होना चाहिए। और क्या है, जब रात के समय, जब शाम हो जाती है, दिन ढल जाता है, तब हमें राष्ट्रीय ध्वज को उतार लेना चाहिए। और हमें किसी के भी प्राइवेट, मतलब हमारे जो घर होते हैं, खुद के घर होते हैं या हमारे कार्यालय होते हैं, हमें उनमें कभी भी झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। और उसके बाद जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, यानी जो हमारे न्यायाधीश वगैरह के न्यायालय होते हैं, उनमें यह झंडा फहराया जा सकता है। ये हमारे कुछ नियम होते हैं झंडे को फहराने के। और हमें हमेशा झंडे को सम्मान से, बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा होकर ही फहराना चाहिए। ये भी हमारा एक झंडे को फहराने का नियम है। हमें सदा हमारे झंडे का सम्मान करना चाहिए। यह झंडा हमें हमेशा त्याग, बलिदान और सादगी, सच्चाई, शांति, हरियाली, खुशहाली, ये सब बनाए रखने की प्रेरणा देता है। ये झंडा हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना है, कभी भी किसी और के हाथ में अपनी स्वतंत्रता नहीं देनी। हमें हमेशा अपने भारत देश के साथ ही
खड़े रहना है और कभी भी किसी और देश का साथ नहीं देना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इसी प्रकार से हमारे साथ जीके का अध्ययन करने के लिए, जीके की बारीकियों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले मिल सके। और इस अगली वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।